घमंड ना करना जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है, आईना वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। हेलो बच्चों, चलिए क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हुए चलते हैं। क्लास 12th फिजिक्स के वो सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो इस साल एग्जाम पेपर में फंसने वाले हैं। जिस तरह सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह हर साल ये टॉपिक एग्जाम पेपर में रखे हुए मिलते हैं। तो इन्हीं टॉपिक को अच्छे से याद कर लो, समझ लो, रट लो, जैसे यही टॉपिक इस साल एग्जाम पेपर में फंसेंगे ही फंसेंगे। चलिए शुरू कर देते हैं और देख लेते हैं वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो इस साल आपके एग्जाम पेपर में फंसेंगे ही फंसेंगे। ओके सर, तो इस चैप्टर फर्स्ट का मैंने पहला टॉपिक लिया है, ध्यान देना। चैप्टर फर्स्ट का मैंने पहला टॉपिक लिया है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले ओवल युग्म का गुण किस किसने इसका डेरिवेशन प्रूफ कर रखा है, मतलब किस किसने इसका व्यंजक प्रूफ कर रखा है। टो बराबर पीई साइन थीटा। बहुत टाइम से आप पढ़ रहे हैं, बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट का आपको नाम याद होना चाहिए, एनसीईआरटी वाली बुक का। किसी भी बुक का मत बताना, सिर्फ एनसीईआरटी बुक बताना जिसने एनसीईआरटी बुक पढ़ रखी है। और सभी पूरी यूपी के अंदर एनसीईआरटी सिलेबस लागू है। जल्दी बताओ ये चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या होना चाहिए। वैद्युत अवयव सतह क्षेत्र। क्या है? वैद्युत अवयव सतह क्षेत्र। चैप्टर फर्स्ट 2 या 3 टॉपिक लूंगा और वही टॉपिक एग्जाम पेपर में रखे हुए मिलेंगे। ओके सर, तो पहला टॉपिक नोट करो, एक समान वैद्युत क्षेत्र में। अगर नोटबुक है तो नोटबुक साथ लेके बैठो, मॉडल है तो मॉडल साथ लेके बैठो और टिक लगाते रहो। ठीक है, हाँ यार ये टॉपिक पढ़ा, हाँ यार ये टॉपिक पढ़ा। जो ना पढ़ा है मुझे बताना, मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, लाइन पे ध्यान देना, एक समान वैद्युत क्षेत्र में। ओके सर, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, ये जो वैद्युत क्षेत्र है ना बेटा, पहली बुक में ना वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र ने तहलका मचा रखा है। आओ और ले जाओ, आ जाओ सब इसमें आ जाओ, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में। ओके सर, एक समान वैद्युत क्षेत्र में। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव पर, वैद्युत द्विध्रुव पर। ओके सर, ओके, वैद्युत द्विध्रुव पर। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले, ठीक है सर, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का घूर्ण, बेटा बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर पी साइन थीटा। ये फॉर्मूला बहुत बार प्रूफ करना आया। बल युग्म का घूर्ण बेटा याद है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फ्रॉम यानी कि 4/2026। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले ओवल युग्म का घूर्ण किस किस ने पढ़ रखा है, किस किस को याद है, जल्दी बताओ फास्टली। सर सब ने पढ़ रखा है, सबके याद है पक्का। सोच लो एक बार और, सोच लिया ठीक है। ना पढ़ा हो अपनी रफ उठाओ और डेरिवेशन प्रूफ करने की कोशिश करो। यार बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं, 6 7 8 महीने हुए ट्यूशन पढ़ते हुए, और फिर भी अगर ये डेरिवेशन प्रूफ ना हो रहा हो तो ये समझना कुछ नहीं पढ़ा अब तक। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का घूर्ण। ओके सर, ओके। अच्छा, दूसरा टॉपिक मैंने इसी यूनिट का लिया। देखो सबने पढ़ा होगा, बाकी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं पूछी जाती, आज तक नहीं पूछी गई हैं। अब क्या पूछी जाएंगी? भाई अब क्या पूछे, पर बच्चे रट लेते हैं, समझ लेते हैं, पर मैं बताऊंगा नहीं कि यार वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग पेपर में नहीं आने वाला। ठीक है, जो आने वाला वही बताऊंगा। आपने तार पढ़ा, गॉस की प्रमेय लिखिए और इसे सिद्ध कीजिए। पढ़ा? हाँ, तो गॉस की प्रमेय 100% आती है। आंधी टले तूफान टले पर गॉस की प्रमेय ना टले। गॉस की प्रमेय लिखिए और इसका उपयोग करके अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित कीजिए। चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित कीजिए। गोले के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित कीजिए। यार इन तीनों में से हर साल एक आता। ठीक है, देखो ध्यान देना, गॉस की प्रमेय तो कन्फर्म है ही, गॉस की प्रमेय तो कन्फर्म है ही, गॉस की प्रमेय कन्फर्म है, इसे कोई रोक नहीं सकता। गॉस की प्रमेय तथा में क्या बेटा, या तो तार आ सकता है या फिर बेटा चादर आ सकती है, ध्यान देना, या गोला आ सकता है। एक क्वेश्चन कंफर्म है 4 नंबर का एक क्वेश्चन कंफर्म है। अगर 4 नंबर का नहीं आता तो 3 नंबर का फंसेगा पक्का। ठीक है, 3 नंबर में ले सकते हो, 3 नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये एक क्वेश्चन पक्का फंसेगा, गॉस की प्रमेय तथा तार चादर गोला, गॉस की प्रमेय तथा तार चादर गोला,
तार, चादर, गोला, इन तीनों में से एक फंसेगा। गॉस की प्रमेय लिखिए, चाहे आपसे तार पूछ ले, चादर पूछ ले या गोला पूछ ले, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करना। और ये दोनों है ना, ये दोनों तार और चादर, ये दोनों भाई भाई हैं। ये कर लोगे तो ये अपने आप हो जाएगा, ये कर लोगे ये अपने आप हो जाएगा। लेकिन गोला ना, ये गोल होता, ये थोड़ा अलग टाइप का बनेगा। ये तो मैं गोल क्या, तो मैं गोला बना देगा ये बहुत डेंजर होता है ये थोड़ा सा, ठीक है, इस पर ध्यान देके जाना। तो तार, चादर, गोला कंफर्म क्वेश्चन है, 3 नंबर पक्के, 3 का या 5 का, जो भी आपसे पूछेगा करके आना है, इसको छोड़ना मत बिल्कुल भी, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट का है ये, और बाकी मैं चैप्टर फर्स्ट से लेने रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है किसी में दम है? पानी पी के, पानी पी लो यार, थोड़ा दिमाग चल जाएगा तुम्हारा, पानी पी लो। अच्छा बताओ, जल्दी बताओ, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, किसी को याद है? वैद्युत फ्लक्स का मात्रक सर, हर हमने तो नहीं पढ़ा वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, और किसने पढ़ा होगा भाई? जल्दी बताओ फास्टली, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक याद कर लो, समझ लो, पेपर में पक्का फंसेगा। मैं नहीं बता रहा हूँ, खुद से देखो अपनी नोटबुक में, आता जरूर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं भाई। अच्छा ये दोनों के दोनों टॉपिक मैंने किससे लिए हैं भाई? चैप्टर फर्स्ट से लिए हैं मैंने ये, ओके, चैप्टर फर्स्ट, ठीक है बेटा, चैप्टर फर्स्ट से लिए हैं मैंने, ओके सर। दोनों टॉपिक चैप्टर फर्स्ट से सर कंफर्म है बिल्कुल? अबे कंफर्म क्या, 100% एग्जाम पेपर में रखे हुए मिलेंगे, जो पढ़ाऊंगा वही पेपर में आएगा। अच्छा 1 2 3 तीसरे नंबर पर हम आते हैं, कूद काद के चैप्टर 2 की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 2 का नाम क्या है? वैद्युत विभव तथा धारिता। एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर के नाम याद करो, और अगर चैप्टर के नाम याद नहीं है तो ऐसा मान लो अंदर का कुछ याद नहीं है, बस पढ़ के जाओगे, पढ़, बस ऐसे करके जाओगे, बाकी कुछ नहीं। इसीलिए अच्छे से याद कर लो, समझ लो इन चीज़ों को। अच्छा तीसरे पे आता हूँ मैं, ध्यान देना, वैद्युत विभव, नाम तो सुना ही होगा, नाम छोटा है पर साउंड बहुत बड़ा, वैद्युत विभव, ठीक है। तो वैद्युत विभव जो है ना, वो वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक, ये पूछता है। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत, ओके सर, ओके, वैद्युत द्विध्रुव की क्या बात है सर। पहले और सेकंड चैप्टर में वैद्युत द्विध्रुव में तहलका मचा रखा, बहुत बड़ा वाला। तो वैद्युत द्विध्रुव की कौन सी स्थिति में बेटा? वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, ध्यान देना, फोकस करना, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, ओके सर, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक, शॉर्ट में लिख दूंगा, इतना बड़ा मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, बट बेटा पेपर में आता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खाना छोड़ दो, पानी पीना छोड़ दो, पर ये टॉपिक मत छोड़ना, क्योंकि यार ये वो टॉपिक है जो इस साल आपके एग्जाम पेपर में पक्का रखा हुआ मिलेगा। 3 नंबर का अगर ना भी आया तो मेरे दोस्तों 1 नंबर में पक्का फंसेगा। v = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r², फॉर्मूला अच्छे से याद कर लो, सबको याद भी होगा, बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, लास्ट टाइम बचा, पेपर में बता रहा हूँ, रट लेना, समझ लेना, आगा जरूर, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक। भाई सर ये तो हमने बड़े अच्छे से याद करा, बहुत याद है, लेकिन पेपर जब देते हैं ना तो यार वो आगे पीछे ना मिक्स हो जाता है। तार को गोले में पेलाते हैं, गोले को चादर में पेल दोगे, और ये ले वैद्युत द्विध्रुव को इसमें पेल दोगे, ये आएगा अक्षीय स्थिति, ठीक है, अक्षीय स्थिति। बहुत से बच्चे तो ना पता क्या करते हैं, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा होता है। अभी एक लड़का पिछली बार मुझे मिला, बोला यार मैं सर पेपर दे कर आया हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई, क्या क्या लिख कर आया? बोला मैं तो न्यूमेरिकल को भी थ्योरी बना कर आया हूँ, 5 × 2 = 10 होगा, ऐसे लिख कर आया हूँ। अरे मैंने कहा बहुत बढ़िया काम करा, पास हो गया। तो आप क्या चीज़ हो यार, आप तो बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हो, पास होने की टेंशन मत लो, नंबर लाने की टेंशन लो, कि मुझे 400+ कैसे क्रॉस करने हैं, फिजिक्स में 70 में से 65 कैसे क्रॉस करने हैं, 60 कैसे क्रॉस करने हैं, तब लगेगा कि हाँ यार आप अच्छे से पढ़े हो, मेहनत करी है आप लोगों ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किस वैद्युत विभव, ये पढ़ लेना, पक्का फंसेगा। अच्छा चैप्टर 2 का एक और टॉपिक मैं ले रहा हूँ। कौन सा टॉपिक ले रहा हूँ सर? चैप्टर 2 का एक महान टॉपिक, बहुत बहुत बड़ा टॉपिक जो पेपर में आता है मेरे दोस्तों। देखो न्यूमेरिकल पे विशेष तौर पे ध्यान देना है। एक न्यूमेरिकल चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से फंस सकता है। मैंने चैप्टर 2 का आपका नाम पूछा क्या था? वैद्युत विभव और धारिता, ठीक है। चलिए तो एक टॉपिक मैं और ले रहा हूँ इसी का ही, और वो ले रहा हूँ मैं, देखो ये है ये समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र, ओके सर ओके, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक पढ़ा है?
धारिता का व्यंजक। ओहो सर, ये तो बड़ा ही अजीबोगरीब टॉपिक है। ठीक है, यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, यानी कि C बराबर एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी। यही तो होता है, C बराबर एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी। एप्सिलॉन नोट क्या है यहाँ पर, क्या है निर्वात की वैद्युतशीलता। अच्छा, निर्वात की वैद्युतशीलता की डेफिनेशन क्या है, इसकी बीमा क्या है, कुछ नहीं पता बेटा, याद करो ठीक से, सब पता चल जाएगा आपको। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्रूफ करना है। तो ये दोनों टॉपिक मैंने किससे लिए हैं, ये दोनों टॉपिक मैंने किससे लिए हैं, चैप्टर 2 से लिए हैं, वैद्युत विभव तथा धारिता से। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, ये दोनों के दोनों टॉपिक। तो ये दोनों के दोनों टॉपिक अच्छे से याद करो। कितना पूछेगा यार, दोनों चैप्टर यानी कि चैप्टर फर्स्ट और सेकंड मिला के 8 नंबर पक्के हो जाते हैं आपके। कितने नंबर हो जाते हैं, 8 नंबर, क्योंकि चैप्टर फर्स्ट और सेकंड दोनों के दोनों 8 नंबर में है। 8 नंबर में से 3-4 नंबर का तो यही फंस जाएगा पक्का, तार चादर गोला, बचे 4 नंबर, एक न्यूमेरिकल और बाकी 1-2 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। क्या आता है, तो सिलेक्टेड सिलेबस से बिल्कुल पढ़ना आपको है बस। एक बार अच्छे से मेहनत कर लोगे ना तो 65 नंबर 70 में से कहीं नहीं गए हैं, ऐसी आ जाएंगे पानी की तरह बिल्कुल। चलिए, अच्छा मैं एक टॉपिक और ले रहा हूँ बहुत शानदार वाला, अभी देखेंगे इसमें 1 नंबर की अगर मैं बात करूं तो 1 नंबर के क्वेश्चन बताता हूं अभी कौन कौन से 1 नंबर में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वो बताऊंगा अभी। पहले कुछ क्वेश्चन देख लो जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैंने तीसरा चौथा 5वां जो टॉपिक लिया है ना मेरे दोस्तों, बिल्कुल सटीक बता रहा हूँ, एकदम सटीक बिल्कुल, जो इस साल एग्जाम पेपर की अकॉर्डिंग आएंगे। चैप्टर 4 का नाम क्या है, विद्युत धारा। ठीक है, वो चैप्टर 3 का नाम क्या है, विद्युत धारा। और विद्युत धारा की डेफिनेशन आपने अच्छे से पढ़ रखी है, तो ये मत सोचना कि विद्युत धारा की डेफिनेशन पेपर में रखू भी मिलेगी, ले आ गई विद्युत धारा किसे कहते हैं इसका मात्रा लिखिए। ऐसा क्वेश्चन ना था, कभी सोच के जाओगे यार हम तो पढ़ के गए थे सर, पढ़ा हुआ पेपर में नहीं आया। अब जब पढ़ के विद्युत धारा जाओगे तो पेपर कहाँ से पढ़ा हुआ आएगा, पढ़ के जाओ किरचॉफ के नियम, व्हीट स्टोन सेतु। ठीक है, ई भी तथा आर में संबंध, इन तीनों में से एक टॉपिक फंसता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूं, रट लोगे, याद कर लोगे। ठीक है, विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। अगर ये नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा। विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, लाइन पे ध्यान देना। विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, हाँ वेग में संबंध, यही वो टॉपिक है जो आपको 3 नंबर दिलवा के जाएगा। विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध मेरे दोस्तों। ओके, विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस साल ये क्वेश्चन कंफर्म फंसेगा, इस साल ये क्वेश्चन कंफर्म फंसेगा। और इसके अथवा में 5वां 6ठा नंबर, इसके अथवा में या तो वो किरचॉफ के नियम देगा। ठीक है, किरचॉफ के नियम सबको याद होते हैं, सबको याद होते हैं। जरा सुनाओ, पहला नियम क्या होता है किरचॉफ का? किरचॉफ का पहला नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, और किरचॉफ का दूसरा नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? अगर बता दोगे मैं समझ जाऊंगा तुम्हारे याद है। देखो, कुछ की पॉइंट होते हैं जिनको लिख के आओगे एग्जामिनर पूरे नंबर देगा, आपको थ्योरी नहीं हाँक के आनी है। आपको जो मेन फॉर्मूला सिग्मा आई इक्वल टू 0 वो लिख के आना, उसके नीचे लिख के आना ये नियम। ठीक है, आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, पहला नियम। दूसरा नियम बंद पास का नियम होता है जो कि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। तो ये कुछ मेन पॉइंट होते हैं जो कि आपको अच्छे से लिख के आने हैं, समझ गए? और फिर नंबर देखना आप अपने कितने अच्छे आएंगे। तो किरचॉफ के नियम, या इसके साथ में आपको एक और पढ़ लेना, व्हीट स्टोन सेतु। ओहो, व्हीट स्टोन सेतु, इंग्लैंड के साइंटिस्ट व्हीट स्टोन सेतु। अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए व्हीट स्टोन ने एक परिपथ का आविष्कार किया जिसे व्हीट स्टोन सेतु कहते हैं। ठीक है, ओके। तो देखो, दोनों में से कोई भी एक पढ़ लो, ये किरचॉफ के नियम, व्हीट स्टोन सेतु, बस ये 3 टॉपिक हो गए। हाँ, एक चीज़ और बता दूं, अगर आपको और अच्छा पढ़ना है तो सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का टर्मिनल विभवांतर और भैया और आंतरिक प्रतिरोध आर में संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है 2024 के एग्जाम पेपर में, यानी कि किसी ना किसी सेट में ये फंसता जरूर है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो होता क्या, V बराबर E माइनस आई आर, यही तो होता है ना फॉर्मूला। अब अगर आपने ये भी याद ना करा तो फिर यार ऐसा मान लो कुछ याद ना करा, V बराबर E माइनस आई आर, बस ये आपको डेरिवेशन लाना है। ठीक है, V बराबर E माइनस आई आर। ठीक है, लाइन पे ध्यान से देखना आप। तो E भी तथा R में संबंध, विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, V बराबर E माइनस आई आर, ये आपको ड्राइव करके जाना है अच्छे से। ठीक है, मज़ा आ रहा ना? ऐसे ही मज़ा आता है। चलो देख लेते हैं। तो ये जो 3-4 टॉपिक लिए हैं ना मैंने, ये भैया 7 नंबर का चैप्टर है अकेला। ये 1 और 2 चैप्टर मिला के 8 नंबर का बैठ रहा, और ये अकेला 7 नंबर का चैप्टर बैठ रहा।
ठीक है, लगा लो अंदाज़ा, बड़ा चैप्टर है काफ़ी। ओके चलिए, इसका नाम है विद्युत धारा, चैप्टर थर्ड है मेरे दोस्तों ये विद्युत धारा। अच्छा 8वां टॉपिक जो लूँगा ना मैं, ये चैप्टर 4 से लूँगा। चैप्टर 4 का नाम क्या है? गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। चैप्टर के नाम याद करो पहले। कोई भी कहीं भी आपसे पूछ लेता है कि यार भाई चैप्टर का नाम क्या है, अबे कम से कम चैप्टर के नाम तो याद होने चाहिए, उसके अंदर का फिर देखो क्या है क्या नहीं है। जल्दी बताओ फास्टली। चैप्टर 4 का नाम गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। अच्छा ये बताओ गतिमान आवेश कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न करता है? कौन कौन से करता है? विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा ये बताओ कूलॉम का नियम गतिमान आवेश पे लागू हो सकता है या नहीं लागू हो सकता? जल्दी बताओ फास्टली। अबे यार तुम्हें कुछ नहीं पता। अच्छा ये बताओ एक कूलॉम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक कूलॉम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 मल्टीपल 10⁻18 निकाल भी सकते हो आप। ये एक नंबर में पूरा पक्का फंस जाता है कभी कभी कि एक कूलॉम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 मल्टीपल 10⁻18, ये याद कर लो ठीक से। अच्छा ये बताओ 5वां, 6वां, 7वां, 8वां नंबर जो है ना वो है, और जो है सो है। अब ये 8वां टॉपिक मैं लेता हूँ, देखो ध्यान से सुनना इस चीज़ को, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। सबसे ज़्यादा मोस्टली 2 टॉपिक लूँगा, ज़्यादा नहीं। समांतर तारों के बीच बल, समांतर तारों के बीच बल, समांतर तारों के बीच बल। ठीक है बेटा, समांतर तारों के बीच बल, यानी कि F = 1 और F = μ0/2 I1 I2/R/L। ये फॉर्मूला आपको ड्राइव करना होता है और इसकी सहायता से आपको 1 एम्पेयर की परिभाषा भी निकालनी होती है। कंप्लीटली याद कर लोगे समांतर तारों के बीच बल और इसकी सहायता से 1 एम्पेयर की डेफिनेशन। इस बार एक लॉन्ग क्वेश्चन पक्का फंसेगा, समांतर तारों के बीच बल। भाई ये आएगा, ये क्वेश्चन जो है ना ये आएगा, इसे कोई नहीं रोक सकता, ये पक्का कंफर्म क्वेश्चन है। और बाजी चांस ऐसी कंडीशन जब ये नहीं पूछा जाएगा तो इसके अलावा इस यूनिट से क्या पूछा जाएगा? तो इस यूनिट से, इस यानी कि इस चैप्टर से पूछा जाएगा, फिर पूछा जाएगा। और जब पूछा जाएगा वो देख के आप हैरान हो जाओगे, बड़ा ईजी है। यानी कि वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। ठीक है, ये लाइन पे ध्यान देना। 8वां 9वां टॉपिक है वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर। बहुत सारे टॉपिक है लेकिन बस इंपॉर्टेंट वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना। वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर, ओके सर। वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न उ आधा ता पा आधा ना, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र भाई बहुत है। वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, लेकिन कंफर्म क्वेश्चन यही वाला है, इससे मैंने टिक लगा दिया, ये आगा तो आगा। ठीक है, पेपर उठाकर देख लेना, ये फंसेगा तो पक्का फंसेगा। ठीक है, चलिए कुछ और बताने वाले हैं सर। अच्छा ये बताओ एमीटर में परिवर्तन, धारा मापी का एमीटर में परिवर्तन, ध्रुव धारा मापी का वोल्टमीटर में परिवर्तन और लय धारा मापी की सुग्राहिता पढ़ा है आपने? अरे यार कुछ तो पढ़ा होगा। 8वां 9वां 10वां टॉपिक हमारा धारा मापी की धारा सुग्राहिता। आप देखते रह जाओगे, ये वाला क्वेश्चन छू के निकल जाएगा। धारा मापी की धारा सुग्राहिता आते ही आता है। देखो यूपी में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं ना जो बिल्कुल कंफर्म है और तुमने कभी पढ़े भी नहीं होंगे, और पेपर में अब तभी तो बोलते हैं कि यार सर हमारा पेपर पढ़ा हुआ ना है। पढ़ा हुआ तो तब आगा जब कुछ पढ़ा हो पेपर के अकॉर्डिंग। तो धारा मापी की धारा सुग्राहिता, धारा मापी की धारा सुग्राहिता। ठीक है, ये पढ़ना, धारा मापी की धारा पढ़ा है, ये टॉपिक पढ़ा है पर पेपर में आता, पढ़ा नहीं है पेपर में आता भैया ये। तो 3 टॉपिक मैंने इसके लिए हैं, और बाकी अगर आप करना चाहो तो धारा मापी का एमीटर में परिवर्तन और धारा मापी का वोल्टमीटर में परिवर्तन, ये दोनों टॉपिक भी आप कवर करके जाना जब पेपर हो आपका। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना। तो ज़्यादा टॉपिक नहीं बता रहा हूँ, बस 25 या 20 टॉपिक, 20 से 25 टॉपिक लेंगे समझने के लिए, उसके बाद काम तमाम। अच्छा ठीक है, धारा मापी की धारा सुग्राहिता। अच्छा इसके बाद में जो ये चैप्टर है हमारा, ये चैप्टर कौन सा वाला है भाई? सर ये चैप्टर तो 4 लिया आपने, और हम क्या बता रहे हैं भैया? हम हिंदी में बता रहे हैं आपको, इंग्लिश में बता रहे हैं, इंग्लिश में। चलिए चैप्टर 4 हो गया। अच्छा ये 11वां टॉपिक हो रहा था, बस ये जो चैप्टर 5 है ना, यानी कि चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, चुंबकीय पदार्थ है चैप्टर का नाम, चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थ। अब जो ये चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थ है चैप्टर 5 का नाम, उससे केवल एक ही क्वेश्चन आता है, लोहा चुंबकीय पदार्थ, पृथ्वी चुंबकीय पदार्थ। सबसे पहले पृथ्वी चुंबकीय पदार्थ, फिर अनुचुंबकीय पदार्थ और लोहा चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, ये तीनों अच्छे से पढ़ लेने हैं, तीनों में अंतर पढ़ लेना, तीनों क्या होते हैं, तीनों के एग्जाम्पल। बस इस यूनिट, इस चैप्टर से इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता। बस पृथ्वी चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लोहा चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, चलो ये लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि पृथ्वी चुंबकीय पदार्थ, पृथ्वी चुंबकीय पदार्थ, ओके सर ओके, पृथ्वी चुंबकीय
पदार्थ, ठीक है सर। प्रतिचुंबकीय पदार्थ पढ़ लिया हमने। फिर अनुचुंबकीय पदार्थ, चलो अनुचुंबकीय पदार्थ पढ़ लेंगे, ठीक है, तथा लोहा चुंबकीय पदार्थ, ठीक है बेटा। ये लोहा चुंबकीय आ जाएगा, ये हाँ तो जाएगा यार, लोहा चुंबकीय पदार्थ यहाँ आ जाएगा। चलो ना दिखाई दे रहा हो तो दिख रहा होगा आप लोगों को, ना भी दिखाई दे रहा हो जबरदस्ती देख लेना, लिख लेना जो बोल रहा हूँ। तो भैया ये है चैप्टर 5, चैप्टर 5 की कहानी और मेरी जवानी, ठीक है भाई। चैप्टर 5 चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थ, ठीक है। चैप्टर 5 से बस एक ही लिया है, ज़्यादा नहीं। आपको चुंबकीय प्रवृत्ति नहीं पढ़नी है, पेपर में नहीं आता। आपको चुंबकीय चुंबकशीलता नहीं पढ़नी है, पेपर में नहीं आता। अपेक्षिक चुंबकशीलता नहीं पढ़नी है। और अगर मन कर रहा है तो भैया अपेक्षिक चुंबकशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति इन दोनों में रिलेशन पढ़ लेना आप, ठीक है। म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस एक्स एम या काई एम बोला जाता है इसको, ठीक है। म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई एम, ये पढ़ लेना आप, ठीक से पढ़ लोगे पक्का, कंफर्म है बिल्कुल। अरे यार आप सब बढ़ के कुछ नहीं, देखो आप बच्चे हो, अभी आपको इतना नहीं पता क्या क्या एग्जाम पेपर में आता क्या नहीं आता। तो इन टॉपिकों को अच्छे से कवर कर लो। चैप्टर हम 5 तक पहुँच गए हैं। अच्छा अब चैप्टर 6 की बारी है और टॉपिक नंबर 12 की बारी है। बढ़ते हैं हम चैप्टर 6 की तरफ। और चैप्टर 6 का नाम किस किस को याद है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ओहो, फैराडे ने क्या तहलका मचाया था अपने टाइम में। फैराडे बिल्कुल चोर साइंटिस्ट। लेंज का नियम को अपना नियम बना लिया, न्यूमैन के नियम को अपना नियम बना लिया और 2 नियम दे दिया, बोला येल्ला और ऐसा और वैसा, अंधा वैसा, ठीक है। तो ध्यान देना है। तो भैया चैप्टर 6 से फैराडे के नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कुछ फंसेगा तो फैराडे के नियम प्लस न्यूमेरिकल, फैराडे के नियम दोनों पढ़ लो मेरे दोस्तों, फैराडे के नियम, ठीक है सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और फैराडे के नियम से ही अन्योन्य प्रेरण गुणांक और स्वयं प्रेरण गुणांक हमारा पक्का पड़ जाएगा। लेकिन आपका देखो लेंज का नियम भी फैराडे के नियम में आता। फैराडे का दूसरा नियम क्या है? लेंज का नियम है। और लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? वो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। लेंज का जो सेकंड नियम है, यानी कि जो लेंज का नियम है, यानी कि फैराडे का सेकंड नियम लेंज का नियम होता है, और लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है। ध्यान देना इस चीज पे, ये एग्जाम पेपर में बहुत बार पूछा गया। हाँ एक चीज और, अगर इस चैप्टर का मैं एक टॉपिक और लूँ तो वो मैं क्या लूंगा यार, मैं जो लूंगा वो लूंगा, देखो फैराडे के नियम है, वो लूंगा स्वप्रेरण गुणांक। लाइन पे फोकस करो, स्वप्रेरण गुणांक, ठीक है बेटा, स्वप्रेरण गुणांक, ठीक है, ये स्वप्रेरण गुणांक। और ये क्या है मेरा? यह है चैप्टर 6, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अच्छा चैप्टर 7 का एक टॉपिक और मैं लेता हूँ, वो है मेरा टॉपिक 14वां टॉपिक, ये चैप्टर 7 का है। चलिए अभी देखते हैं। तो सी से चैप्टर नंबर 7 है मेरा, वृत्तीय धारा। हाँ 2 टॉपिक, ट्रांसफार्मर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस साल के लिए एलसीआर परिपथ है। जिसने एलसीआर परिपथ नहीं पढ़ा ना, अपनी नोटबुक उठाओ और लिख लिख के जबरदस्ती याद कर लो। तो समझ गए? करोगे ना पक्का? अरे करो यार, करने की चीज़ है। एलसीआर परिपथ, अब एल क्या है, सी क्या है, आर क्या है? एलसीआर परिपथ। सर ये टॉपिक तो सर पक्का फंसेगा, एलसीआर परिपथ। अरे यार फंसेगा क्यों नहीं? देखो इसके न्यूमेरिकल जरूर पढ़ना है, हर चैप्टर के न्यूमेरिकल साथ लेके चलना, क्योंकि न्यूमेरिकल भैया इतनी थ्योरी नहीं पूछेगा जितने आपसे न्यूमेरिकल पूछेगा। न्यूमेरिकल में मार खा जाओगे। बहुत से बच्चे ऐसे हैं 5-5, 6-6 महीने ट्यूशन पढ़ते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल का ना भी नहीं आता, न्यूमेरिकल का एन भी नहीं आता। घातों को ले ऊपर से प्लस में, प्लस से नीचे में, पता नहीं क्या करते हैं, गुणा भाग ही नहीं हो पाती, लास्ट में जाते जाते अटक जाते हैं, ठीक है। तो बहुत कम बच्चे ऐसे जो न्यूमेरिकल सोल्व कर लेते हैं। तो न्यूमेरिकल अच्छे से तैयार कर लेने हैं आपको। एलसीआर परिपथ, पिछली बार एलसीआर परिपथ जो है हमारा, या फिर ये वृत्तीय धारा चैप्टर 6 से, इससे न्यूमेरिकल आया हुआ है, वो भी 5 मार्क्स का, सोच सकते हो, ठीक है। तो एलसीआर परिपथ नहीं आया तो मेरे दोस्तों भैया ट्रांसफार्मर जिंदाबाद, एक बार जोर से बोल दो, ट्रांसफार्मर जिंदाबाद, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर फंसता ही फंसता है, ट्रांसफॉर्मर जो होता है ना वो फंसता ही फंसता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिलहाल के लिए दोनों के दोनों टॉपिक अच्छे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि मोस्ट वांटेड टॉपिक ट्रांसफार्मर। मोस्ट वांटेड टॉपिक कौन सा है? ट्रांसफार्मर एंड एलसीआर परिपथ। न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ना है आप इस यूनिट से, एक न्यूमेरिकल, यानी कि इस चैप्टर से एक न्यूमेरिकल पूछता है। हाँ मेरे दोस्तों, अगर मैं बस ज़्यादा नहीं, 2 ही टॉपिक लिए हैं, मत सोचो कि यार आगे पढ़ाऊंगा मैं, बस बहुत हो गए, 14, 15, 16वां टॉपिक देखो।
अच्छा चैप्टर 7 है मेरा, चैप्टर 8 है विद्युत चुम्बकीय तरंगें। सबसे पहले विद्युत चुम्बकीय तरंगें किसे कहते हैं और ये किसने बताया था, इसकी जो डेफिनेशन दी थी ना विद्युत चुम्बकीय तरंगों की, वो दी थी प्लांक ने, उसने मैक्सवेल ने, नाम सुना है। तो यार मैक्सवेल का तरंग संचरण सिद्धांत ये याद कर लो आप। बाकी मैक्सवेल, अरे यार हाँ, मैक्सवेल का तरंग संचरण सिद्धांत और मैक्सवेल की समीकरण बहुत कम पूछता है, लेकिन मैक्सवेल का तरंग संचरण सिद्धांत। अब ये मत समझना कि यार जो क्रिकेटर है ऑस्ट्रेलिया का मैक्सवेल वो वाला, ये ग्लेन मैक्सवेल वो वाला ना है, ये भैया ये भौतिक विज्ञान वाला मैक्सवेल है, ठीक है। इसने मैक्सवेल ने ना इसमें तहलका मचा रखा। तो ज़रा ध्यान देना, ये 16वां टॉपिक हमारा, ये पढ़ लो आप मैक्सवेल का, ठीक है। चलो मैक्सवेल का, बेल मत कर देना, बेल लिखना, मैक्सवेल का, ठीक है, तरंग संचरण सिद्धांत, तरंग, या मैक्सवेल का प्रकाश संचरण सिद्धांत कर दो, प्रकाश, ठीक है, संचरण सिद्धांत, ठीक है, मैक्सवेल का प्रकाश संचरण सिद्धांत। आज भैया पूरा पेपर करवा के जाऊंगा, बट टिके रहो, देखते रहो, ठीक है। चलिए, और साथ में आपको ना सबसे ज़्यादा 70वां टॉपिक इसी का ही है, क्योंकि यार ये भी भैया 3 से 5 मार्क्स का पूछा जाता है, 3 मार्क्स का तो मिनिमम है ही, न्यूमेरिकल आते ही आता है। लेकिन विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में, यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों को, ठीक है, तरंग दैर्ध्य या आवृत्ति के बढ़ते या घटते क्रम में रखने पर, ठीक है, व्यवस्थित करने पर जो भी सिस्टम प्राप्त होता है वही हमारा विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों को तरंग दैर्ध्य के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित करना विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। ध्यान देना, तो 7 प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। सबसे ऊपर गामा किरणें, सबसे नीचे रेडियो तरंगें, ठीक है, समझ लो चीज को। तो सातों की सातों याद कर लो, पेपर में पूछता है किसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा, किसका तरंग दैर्ध्य कम होगा, तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में या आवृत्ति के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए इसको, ठीक है। लाइन में ध्यान देना, तो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम ये पढ़ लेना बस, बाकी अपने न्यूमेरिकल जिंदाबाद। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम, विस्थापन धारा क्या होती है, विस्थापन धारा की आवश्यकता क्यों महसूस की गई है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछता। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, बस यही पढ़ लेना आप बढ़िया करके। तो ये दोनों के दोनों यूनिट यानी कि चैप्टर 8 के टॉपिक हैं, ठीक है। चलिए 16वां 17वां क्लियर टॉपिक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18वां। अच्छा, पहली बुक का नाम क्या है, एनसीईआरटी की जो पहली बुक है उसका नाम क्या है, कौन बताएगा आज एनसीईआरटी बुक की पहली बुक का नाम बताओ फास्टली, किस किसको याद है एनसीईआरटी बुक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, हाँ ठीक है, स्थिर वैद्युत की, ये हमारी पहली बुक का नाम है। और अगर सेकंड बुक पे जाओगे आप तो ऑप्टिक्स प्रकाश की, ये हमारी क्या है, सेकंड बुक का नाम है। आधे बच्चों को पता ही ना होता है। ले भैया ले, चित्रा वाली बुकें खोल दी, अरिहंत की बुकें खोल दी, पढ़ा रहे हैं दबा दब, 30 चैप्टर करवा रहे हैं, 18 चैप्टर करवा रहे हैं, 20 चैप्टर करवा रहे हैं। अब एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर का नाम पढ़वाओ, 14 चैप्टर दे रखे हैं, 14 के 14 चैप्टर के नाम याद कर लो अच्छे से, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम 18वां टॉपिक लेके चैप्टर 9 पर, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना। अच्छा, चैप्टर 9 का नाम क्या, किरण प्रकाश की, और चैप्टर 9 और 10 मिला के पूछता है 13 नंबर का। ओहो, ये 13 नंबर बड़े भारी पड़ते हैं सर, क्या पढ़ें, जो बताऊंगा वही पढ़ें, उसके अलावा कुछ ना पढ़ें। क्यों पढ़ें, जब पता है कि सर ये आने ही आना तय है तो हम यही पढ़ेंगे ना, हम दूसरे पे क्यों जामें भाई, है भैया। चलो जरा ध्यान से देखना, चैप्टर 9 का जो पहला टॉपिक है ना वो तो होता है प्रिज्म, सबसे ज़्यादा मोस्टली प्रिज्म के पदार्थ का, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। अब मुझसे एक लड़के ने शर्त लगा रखी है कि सर अगर ये वाला टॉपिक आ गया ना इस साल तो मैं आपको 1 किलो का मीठे का डिब्बा खिलाऊंगा। मैंने कहा बेटा मीठे का डिब्बा मेरी पसंद का होना चाहिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक लड़के ने मुझसे शर्त लगा ली है कि सर अगर ये प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकालने आ गया तो आपको एक मीठे का डिब्बा खिलाऊंगा। मैंने कहा मीठे का डिब्बा भैया मेरी पसंद का होगा, जहाँ से कहूँगा वहाँ से ला कर देना पड़ेगा। बोला सर ला दूंगा, डरो मत, आना चाहिए। पर मैंने कहा आगा पक्का, और आगा पक्का ये वाला प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा दिया मैंने, टिक लगा दी, आ गई ये। चलो 19वां देख लेते हैं, 19वां टॉपिक देख लेते हैं। अच्छा, संपर्क में रखे तो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का व्यंजक, है ना, संपर्क में रखे तो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का व्यंजक। देखो एग्जामिनर जान पूछकर जो पेपर बनाते हैं आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देंगे जिसे बायोलॉजी वाले सोल्व ना कर सकें। बड़ा सिंपल पेपर आता है, बस पढ़ना आपको होता है, कैसे पढ़ोगे आप, समझ गए नहीं, ध्यान देना। चलो 19वां टॉपिक देख लेते हैं, संपर्क में रखे, संपर्क
में रखे, ओके सर, दो पतले लेंसों संपर्क में रखे, दो पतले लेंसों की, ठीक है, संयुक्त, ओके, लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का व्यंजक, ठीक है। ये तो यार ये दोनों टॉपिक हो गए। अच्छा, एक 18वां 19 20वां। अब आप कहोगे कि सर जो सूक्ष्मदर्शी होती है वो सर घास चलने जाएगी, भाई क्या ये इम्पोर्टेंट नहीं है बेटा, आता है पेपर में। और ये दूरदर्शी होती है, ठीक है। इस सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी में से दोनों में से हर साल एक आता है, और वो भी पता कैसे पूछता है, देखो न्यूमेरिकल पूछेगा इसका, 100% न्यूमेरिकल। लेकिन फिलहाल तो इस साल प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का जो व्यंजक आता है वो व्युत्पन्न है, यानी कि n बराबर साइन टेल m प्लस a अपॉन 2 और अपॉन साइन a अपॉन 2। इस फॉर्मूले को हमें ड्राइव करना है इस वाले टॉपिक में। ध्यान देना, संपर्क में रखे तो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का व्यंजक 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ये हमें ड्राइव करना है। और सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी, इनका एग्जाम पेपर में पूछता है कि भैया सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख, नामांकित किरण आरेख खींचिए, सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख खींचिए, और साथ में दे देगा तुम्हें एक न्यूमेरिकल, मरता क्या नहीं करता, करो या मरो की कंडीशन आ जाती है। तो अधिकांश बच्चे ये छोड़ देते हैं, ऊपर वाला करके आते हैं, क्योंकि अधवा में इसके क्वेश्चन दे रखा होता है, ठीक है। तो जब भी तुमसे पूछे सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी का किरण आरेख, बेटा बना के आना है बड़ा वाला, जिसमें दो लेंस होते हैं और किरणें दिखाई देती हैं। पहला एक छोटा प्रतिबिंब बनना, फिर बड़ा प्रतिबिंब बनता। चलो वो तुम खुद से देख लोगे अपना आप। तो ये तीनों के तीनों टॉपिक जो है ना, तीनों के तीनों टॉपिक भैया किसके हैं, ये वाले, ये किसके हैं, ये भैया हमारा चैप्टर 9 के हैं, किरण प्रकाश के। अच्छा, 21वां टॉपिक जो है ना, चैप्टर 10 पर हम पहुंच जाते हैं, तरंग प्रकाश की। तरंग प्रकाश किससे इस साल ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या या अपवर्तन की व्याख्या। अगर आपने परावर्तन की व्याख्या कवर कर लिया तो अपवर्तन की व्याख्या तो नन्हे मुन्ने बच्चों का काम है, क्योंकि वो सेम लैंग्वेज है, बस थोड़ा सा डायग्राम देख के जाना है आपको, थोड़ा सा बस डायग्राम, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना। चलिए मैं इसका भी मैं लिख दे रहा हूँ इस चीज़ को कि भैया क्या टॉपिक है यार हमारा, क्या है टॉपिक हमारा, यानी कि हाइगेंस, फोकस करें लाइन पर, हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर, यानी कि द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर, ठीक है, हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या। आप चाहें वो अपवर्तन पूछ ले, लेकिन परावर्तन ज़्यादा था। प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या, हो यार ओ भैया परावर्तन करो, अपवर्तन लिखा जा रहा है, परावर्तन की व्याख्या, ठीक है बेटा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, टिक लगा लो कि सर ये पेपर में फंसेगा। हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या बहुत समय से बहुत सेटों में ये पूछा नहीं गया है, बहुत समय से बहुत सेटों में हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या पूछा नहीं गया। या तो आता है व्यतिकरण एकल स्लिट द्वारा, या आता है विवर्तन। ध्यान देना, तो विवर्तन या व्यतिकरण दोनों पूछ सकता है। विवर्तन और व्यतिकरण में क्या संबंध, मतलब किसे कहते हैं, परिभाषा पूछ सकता है, और व्यतिकरण की क्या शर्तें होती हैं ये भी पूछता है। चलो फिलहाल हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या, ये कन्फर्म है, इसको पढ़ के जाना है। अब जो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे 2 नंबर के 3 नंबर के, वो देखो स्क्रीनशॉट लेते रहना। कभी कहो कि सर आपने इरेज कर दिया, हमने स्क्रीनशॉट तो लिया ही नहीं, क्यों भैया, ऐसा काम नहीं करना है हमें, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो। और क्या, चलो सर लो मैंने इसको इरेज कर दिया, कोई बात नहीं है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होंगे, घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। ओके सर, ओके, बहुत इजी, बहुत सिंपल। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ें। और ओके सर, ओके, ठीक है। देखो बेटा ज़रा ध्यान से, आप ज़्यादा नहीं, बस और रह गए हैं थोड़े से, बस थोड़ा सा और रह गया, चलो लो, ठीक है। अच्छा 22वां है बेटा, ये ना खाली बस शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ना आप। व्यतिकरण किसे कहते हैं, इनकी शर्तें लिखी है ना, ज़्यादा बड़ा करके मत पढ़ना, छोटा पूछता व्यतिकरण तथा विवर्तन, शॉर्ट में व्यतिकरण तथा विवर्तन दोनों में अंतर ही पूछ लेता है कभी कभी। व्यतिकरण तथा शर्तें, इसकी तथा शर्तें, लाइन पे ध्यान देना। संपोषी व्यतिकरण क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण क्या होता है, ये लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ और है,
प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश के ध्रुवण से पूछता पोलेराइड। ठीक है, पोलेराइड ने पता नहीं ऐसा क्या कि यार ये हर साल पेपर में रख देता है पोलेरॉइड। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना। तो ये 3 टॉपिक जो है ना हमारे, ये 3 टॉपिक, इसको मैंने थोड़ा बाहर से कर दे रहा हूँ। एक ये वाला टॉपिक 21, 22 और 23, ये किसके हैं? चैप्टर, ठीक है सर, चैप्टर 10 के हैं ये हमारे। ठीक है, चैप्टर 10 के तीनों पढ़ लो बढ़िया करके। ठीक है, और भैया न्यूमेरिकल तो इसका आता नहीं है, सिर्फ थ्योरी आती है। एकमात्र ऐसी यूनिट है, कौन? चैप्टर 10 तरंग प्रकाश की, जिसका न्यूमेरिकल आपसे नहीं पूछेगा। क्या पूछता? सिर्फ थ्योरी। थ्योरी इतनी भरी पड़ी है कि न्यूमेरिकल पूछने का टाइम ही नहीं देता। दे दिया ना तो मुश्किल। पिछली बार आया हुआ न्यूमेरिकल है इसका। ठीक है, लेकिन इस बार कंफर्म है, थ्योरी पक्का फंसेगी। चलिए 22, 23, 24वां नंबर मिलाता हूँ मैं आपको। अच्छा, 11वें चैप्टर का नाम क्या है? जल्दी बताओ फास्टली। 11वें चैप्टर का नाम है सर, यानी कि विकिरण की द्वैत प्रकृति। ठीक है, यानी कि द्रव्य, तरंगें तथा विकिरण की द्वैत प्रकृति, चैप्टर 11। चलो कोई दिक्कत नहीं है। उसका टॉपिक जो मैंने पहले लिया है ना, देली आवृत्ति को परिभाषित कीजिए। देली आवृत्ति, अरे ये बाद में लिखवा दूंगा, शॉर्ट क्वेश्चन 1 नंबर के, जो कि एग्जाम पेपर में मोस्टली इंपॉर्टेंट। थोड़ा बड़ा लिखवा दूँ। देखो ध्यान देना, द्रव्य तरंगें क्या होती हैं? सबसे ज़्यादा द्रव्य तरंगें तथा, ठीक है, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक, ये आपको प्रूफ करना है। सबसे ज़्यादा मोस्टली इंपॉर्टेंट, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक। ठीक है, अगर ना करा कुछ ना करा, ऐसे मान लो, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। और अगर ये ना फंसा तो इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा जो मोस्ट होता है वो होता है आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण। सुनाओ जल्दी, आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या होती है? किसी को पता है कि यार सर आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण ये होती है? कुछ नहीं पता? बता तो रहा हूँ, आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या होती है? जल्दी सुनाओ फास्टली, क्या होती है आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण? सर कुछ नहीं होती है। अरे बहुत कुछ होती है यार। क्या होती है? 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू नॉट, सबको याद है। और इस इक्वेशन की हेल्प से आपको प्रकाश वैद्युत प्रभाव के 5 नियमों को समझा देना है कि फोटोन गिरा तो इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर आ गया, किस टाइप से गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा काय पे डिपेंड करती है? आवृत्ति पे या तीव्रता पे। 5 नियम आपको समझा देने। समझा दोगे भैया? आता पेपर में। ठीक है, ध्यान देना। आइंस्टीन द्वारा प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या, बेटा इसके लिए आइंस्टीन को, ठीक है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कई साइंटिस्ट आए। 1886 से शुरू हुई कहानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव की, और 1924 में आइंस्टीन द्वारा समाप्त हुई। ये लगा लो अंदाज़ा, आइंस्टीन ने इसको ना कन्फर्म समझाया कि यार ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। ध्यान देना, आइंस्टीन द्वारा, ठीक है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या। आइंस्टीन द्वारा प्रकाश वैद्युत, ओके, आइंस्टीन द्वारा प्रकाश वैद्युत प्रभाव की क्या बेटा? व्याख्या। ठीक है, आइंस्टीन द्वारा प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या। फोकस करें लाइन पर। आइंस्टीन द्वारा प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या। और हाँ, 25वां 26वां देली आवृत्ति का नाम सुना है? सर सुना है। देली आवृत्ति की परिभाषा याद करो। ठीक है, और मेरे दोस्तों कार्य फलन की परिभाषा याद करो। भाई ये पेपर में आता है, ऐसा हल्के में मत लेना। और मेरे दोस्तों निरोधी विभव की परिभाषा याद करो। ठीक है, ये सब एग्जाम पेपर में पूछता है 1 नंबर में। ठीक है, तो तीनों के तीनों टॉपिक मैंने किससे लिए हैं? चैप्टर 11 से लिए हैं। ठीक है, चैप्टर 11। ठीक है, ओके। अच्छा, चैप्टर 12 से परमाणु संरचना है। चैप्टर 12 का नाम क्या? परमाणु संरचना। सबसे ज़्यादा बोहर का परमाणु सिद्धांत या बोहर का परमाणु मॉडल याद कर लो बढ़िया करके, कोई दिक्कत नहीं है। 27वां टॉपिक है बोहर का परमाणु मॉडल। ठीक है, या आप बोर बोल सकते हो, बोर भी बोल सकते हो, या बोहर का बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। या बोहर का सिद्धांत, बोहर का सिद्धांत एक ही चीज़ होती है। बोहर का परमाणु मॉडल अच्छे से याद कर लो। परमाणु मॉडल इस साल कंफर्म क्वेश्चन है। देखो जब मैंने बता दिया ना कि यार ये कंफर्म है, तो वो कंफर्म है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यार ये जो मैं बता रहा हूँ ना, बोहर का परमाणु मॉडल, तुम सोच रहे होगे सर ये ऐसे ही बोल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। मजाक है भाई, मजाक कर रहा हूँ मैं। मजाक का वक्त नहीं है, पढ़ाई का वक्त है। अब जितना ज़्यादा पढ़ोगे इतना फ़ायदा होगा। तो बोर का परमाणु मॉडल क्या होता है और कब लागू हुआ? सन 1913 में बोर ने अपना ये सिद्धांत दिया और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कमियों को दूर करा।
अब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के में कमियों को इन्होंने दूर करा, तो यार हो सकता है कि रदरफोर्ड का अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग आपसे पूछ ले, कई बार एग्जाम पेपर में पूछा गया। तो बड़ा सिंपल टॉपिक है, 9th क्लास से लेकर अब तक पढ़ते आ रहे हैं आप। रदरफोर्ड के अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग, रदरफोर्ड, रा बनाओ रा, रदरफोर्ड, ठीक है, यहाँ आगा डा, रदरफोर्ड के, ठीक है, अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग, अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग, भैया ये आ गया, लो सर, लो प्रकीर्णन, ठीक है, ये यहाँ आएगा प्रकीर्णन प्रयोग, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, ये आ गया। तो रदरफोर्ड के अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग। अच्छा जरा मुझे ये बताओ, अल्फा कण और हीलियम परमाणु में क्या रिलेशन होता है और क्या अंतर होता है? अल्फा कण जो होता है वो हीलियम परमाणु का नाभिक होता है जिस पर +2e चार्ज होता है, ठीक है, और हीलियम जो होता है वो एक प्राकृतिक तत्व होता है, इतना सा अंतर होता है। हीलियम क्या है? हीलियम एक प्राकृतिक तत्व है और अल्फा कण जो होता है वो हीलियम परमाणु का नाभिक होता है। और जितनी भी नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं उसमें अल्फा कण को 2He4 मतलब हीलियम परमाणु से ही दर्शाते हैं। तो यार ये बहुत बहुत बड़े डिफरेंट होते हैं। चलिए ये दोनों टॉपिक मैंने चैप्टर किसके लिए हैं, यहाँ पे 11 करो यार, ये क्या बनाया सर आपने, यहाँ पे चैप्टर जो कर लोगे ना बेटा आप चैप्टर 12 कर लो, ठीक है। चलिए चैप्टर 13 नाभिक 27, 28, 29। अगर आप कहो कि सर टॉपिक तो 30 से पार पहुंच गए यार, मैंने बताया था 25 टॉपिक और टॉपिक तो यार 30 पहुंच गए हैं, अब इतने टॉपिक कैसे याद करें, पर ज़्यादा नहीं। देखो नाभिक से जो है ना संभारिक और समस्थानिक आया हुआ टॉपिक है पिछली बार, कोई दिक्कत नहीं है। संभारिक, अरे सब वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं यार, संभारिक तथा समस्थानिक, ठीक है, संभारिक तथा समस्थानिक। अरे यार पूरी फिजिक्स में से यार कुछ तो पढ़ोगे ना, संभारिक तथा समस्थानिक ये पढ़ लो अच्छे से। और अगर आपका मन नहीं कर रहा है ना तो भैया द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा पढ़ लो, द्रव्यमान क्षति, ठीक है, तथा बंधन ऊर्जा, तथा बंधन ऊर्जा, बंधन है भाई, तो ये पढ़ लो, ये द्रव्यमान क्षति तथा बंधन ऊर्जा, ये पढ़ लो आप, द्रव्यमान क्षति तथा बंधन ऊर्जा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि यार संभारिक समस्थानिक नहीं आए तो बहुत छोटी चीज़ें हैं, बहुत छोटी चीज़ें, संभारिक समस्थानिक क्या होते हैं उससे अगर नहीं समझ में आया तो ये याद करो, द्रव्यमान क्षति तथा बंधन ऊर्जा एक न्यूमेरिकल कन्फर्म है, एक न्यूमेरिकल कन्फर्म है। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, अगर बहुत इजी पेपर बना, बहुत इजी, तो नाभिकीय संलयन भी फंसेगा और नाभिकीय विखंडन भी फंसेगा। तो नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, एक नाभिक टूटकर दो नाभिक, यानी कि एक नाभिक दो नाभिकों में टूट जाता है और इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हो, नाभिकीय विखंडन कहते हो। 2 या 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं और अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय संलयन में 2 या 2 से अधिक नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। सूर्य में क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है या नाभिकीय विखंडन होता है? यार सर सूर्य में जो होता है ना नाभिकीय संलयन होता है, ठीक है, वेरी गुड, नाभिकीय संलयन होता है। उस तत्व का नाम बताओ जहाँ पर बंधन ऊर्जा यानी कि पृथ्वी न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है, Fe जिसका परमाणु भार 56 होता है, उस पॉइंट पर पृथ्वी न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा सबसे ज़्यादा हो जाती है, उससे पहले भी घटती है और उसके बाद में भी घटती है, ध्यान देना चीज़ पे। ओके, तो ये दोनों के दोनों टॉपिक जो मैंने लिए हैं ना, ठीक है, दोनों के दोनों टॉपिक वो चैप्टर 13 से लिए हैं नाभिक से। अच्छा चैप्टर 29, 30, 31, चैप्टर 14 जो है ना अर्धचालक तथा इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ हैं, अर्धचालक तथा इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, या डायरेक्टली बोलो आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़नी है हमें, कुल मिला के बात ये है। तो देखो इससे ज़्यादा नहीं बेटा, पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत और उत्क्रम अभिनत के रूप में, पीएन संधि डायोड, लाइन पे ध्यान देना, पीएन संधि डायोड, ओके सर ओके, पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत, ओके सर, तथा उत्क्रम अभिनत के रूप में, तथा उत्क्रम अभिनत के रूप में, फिक्स क्वेश्चन है, अभिनत के रूप में, ठीक है, पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत तथा उत्क्रम अभिनत के रूप में, ठीक है, ये पढ़ो। और 32वां जो है ना आपने, मैं बताऊँ आपको चैप्टर 14 का ये आपने पढ़ा होगा कभी, अर्धतरंग दृष्टकारी, ना पढ़ा सर, पढ़ा, अर्धतरंग दृष्टकारी, अर्धतरंग दृष्टकारी, ओके सर, पढ़ा, ना पढ़ा, पढ़ा, तथा पूर्ण तरंग दृष्टकारी, पूर्ण तरंग एक अताहरसार, पूर्ण तरंग दृष्टकारी, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है,
ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गया हमारा, ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। अर्धतरंग दृष्टिकारी तथा पूर्णतरंग दृष्टिकारी, बहुत से लॉन्ग क्वेश्चन है इनमें से, बहुत से शॉर्ट क्वेश्चन है। तो अर्धतरंग तथा पूर्णतरंग दृष्टिकारी कन्फर्म क्वेश्चन, अग्र अभिनत तथा उत्क्रम अभिनत इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस साल फंसेगा। एक 5 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन में अग्र अभिनत तथा उत्क्रम अभिनत, पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत में धारा प्रवाहित करता है और उत्क्रम अभिनत में धारा प्रवाहित नहीं करता है। डायग्राम के सहित आप अच्छे से करके आना, ग्राफ भी बना के आना, इसका जो वोल्टेज और धारा के बीच में ग्राफ बनता है ना, वो भी आपको बना के आनी है, ठीक है, ध्यान देना। तो अर्धतरंग दृष्टिकारी अर्धचक्रों के दौरान धारा प्रवाहित करता है, पूर्णतरंग दृष्टिकारी पूर्ण चक्रों के दौरान धारा प्रवाहित करता है, मतलब प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के दोनों अर्धचक्रों के दौरान धारा प्रवाहित करता है। कौन? ये पूर्णतरंग दृष्टिकारी हो गया। हाँ, एक चीज़ मैं और बता रहा हूँ अभी, बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, कुचालक और अर्धचालक की व्याख्या क्या पढ़ी है आपने? बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, कुचालक और अर्धचालक की व्याख्या, पता नहीं क्या है इस टॉपिक में, जो हर साल एग्जाम पेपर में ये रखा हुआ मिलता है, ठीक है। तो चलो जरा यहाँ तक का फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो और इस टॉपिक को भी मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ओके ओके, ज़्यादा नहीं, बस मैं थोड़ा सा इरेज करूँगा, ठीक है। ओके सर, ये लो, बस थोड़ा सी मैंने इरेज करा, ज़्यादा नहीं करा। सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। ओके सर, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आपने थोड़ा सा इरेज करा है तो कोई बात नहीं है यार। ये आ गया मेरा 31, 32, 33वां टॉपिक। चलिए बस 33 टॉपिक लेंगे आज, 33, ज़्यादा नहीं ले रहे। ओके, बस ये पढ़ लेना, वैन सिद्धांत के आधार पर, वैन सिद्धांत के आधार पर, वैन सिद्धांत के आधार पर। ओके सर, वैन सिद्धांत के आधार पर भैया चालक, हाँ हाँ, चालक और कुचालक, हाँ हाँ, चालक, कुचालक तथा अर्धचालक की व्याख्या, तथा अर्धचालक की व्याख्या। ओके सर, ओके, अर्धचालक की व्याख्या किसके आधार पर? सर बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, कुचालक तथा अर्धचालक की व्याख्या। तो ये 3 टॉपिक जो है ना हमारे, एक 31, 32 और एक 33, ये भैया किसका है? ये किसका है? ये चैप्टर 13 के बाद किसका बेटा? 14 का है ये। अच्छा, आपने, मैंने बताया था कि मैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चन करवाऊंगा, तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा याद कर लो बढ़िया करके। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा ये याद करनी ही पड़ेगी आपको, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा, ठीक है, मत छोड़ना। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा 1 नंबर में एग्जाम पेपर में रखी हुई मिलती है। अब यार अलग से ना मैं आपको एक एक नंबर के 50 क्वेश्चन करवाऊंगा, एक एक नंबर के 50 क्वेश्चन फिजिक्स में। और सिंपल सी बात है, वही 50 क्वेश्चन में से जो भी आपके 5 से 6 या फिर जो भी 5 क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर के, ठीक है, वो सब के सब फंस जाएंगे। और 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा, फंस जाएंगे आपके, उनमें से 5 क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। तो सिंपल सी बात है यार, 50 करवाऊंगा या 40 करवाऊंगा, उनमें से 5 आ रहे हैं तो फ़ायदा तो आपका है ना, बस आपको एक बार पढ़ के जाना अच्छे से। तो यार ये टॉपिक जो मैंने करवाया है 31, 32 और एक मेरे पास 33 और ये जो 34 है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा, इनको आप अच्छे से कवर करना, ठीक है, अच्छे से याद करना, अच्छे से समझना। और अभी नोटबुक उठा के अपनी रफ में टिक लगा लो, अपने मॉडल में टिक लगा लो कि हमें पढ़ना है तो यही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि यही हमारे एग्जाम पेपर में फंसेंगे। ना मानो जब एग्जाम पेपर में आए तो देखना। बस हाँ, एक चीज़ और बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल पे विशेष तौर पे आपको ध्यान देकर जाना। न्यूमेरिकल हर यूनिट का कर लेना अच्छे से, न्यूमेरिकल मत छोड़ना कोई भी। हाँ, न्यूमेरिकल पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें 10 से 12 न्यूमेरिकल होंगे और उनमें से 2, 3, 4 न्यूमेरिकल फंसी जाएंगे। ये नहीं कहूँगा कि सबके सब आएंगे, कुछ आ जाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।